इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी डुबे है ना, कैसा भी लिख सकते हैं, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो अब देखना, कभी कभी हम सोच लेते हैं दा भी आ सकता है, तो कुछ लोग दुबे बोल देते हैं, तो दुबे नहीं है, जबकि इनका नाम क्या है, डुबे। अब डी से डा भी बनता है और दा भी बनता है, तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो खोजकर्ता क्या हो जाएंगे, डी डुबे। लिख लें। लाइसोसोम कोशिका का एकाहारी झिल्ली वाला कोशिकांग है। एकाहारी सिंगल लेयर, एकाहारी झिल्ली वाला कोशिकांग है। एकाहारी झिल्ली को अंडरलाइन कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो एकाहारी झिल्ली से घिरा होता है, तो केवल और केवल लाइसोसोम एकाहारी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। ठीक है, भक्षण एवं पाचन करना है। इस कार्य के लिए लाइसोसोम में 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लिख लीजिए। लेकिन कभी कभी लाइसोसोम दूसरे पदार्थों का भक्षण करते समय स्वयं भी नष्ट होने लगता है। इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सुसाइड बैग जिसे कहें, तो दिया जाता है कोशिका की सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम का। लिख लीजिए अगली लाइन से। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम जंतुओं के यकृत, ठीक है, यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीवर, यकृत, प्लीहा, या इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लीन। ठीक है, यकृत, प्लीहा। ठीक है, लिख लीजिए। श्वेत रक्त कणिकाएं, अल्पविराम करके लिखते जाएं, या इसी को क्या बोलेंगे, WBC। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। लिख लीजिए। अग्नाशय, या इसी को क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय, वृक्क, या इसी को क्या बोलेंगे, किडनी। ठीक है, अग्नाशय, वृक्क,
और लिख लें थायराइड ग्रंथि, अल्पविराम करके, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, अंग्रेजी में भी थायराइड ग्लैंड ही बोलेंगे, आदि में पाए जाते हैं, आदि में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अब देखना एक बार और इसको देख लें, आपका परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो एक हरी झिल्ली से घिरा होता है, तो केवल और केवल लाइसोसोम। अब किससे संबंधित है, पादप कोशिका से, जंतु कोशिका से, तो केवल हम देखते हैं जंतु कोशिका से। अब जंतु कोशिका से संबंधित है तो कौन कौन से पार्टों से है, तो हम देखते हैं अग्नाशय, अग्नाशय तो हम देखते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मिसलेनियस ग्लैंड, और हम देखते हैं स्टोमच के नीचे स्थित होती है, पत्तीनुमा रचना, है ना, ये हम देखते हैं, ये स्टोमच है, और हम देखते हैं इसी के नीचे जो पत्तीनुमा रचना होती है इसे अग्नाशय बोल देते हैं। अब अग्नाशय हमारे शरीर के कौन से भाग में, दाएं बाएं, तो बाएं भाग में स्थित होता है स्टोमच के नीचे, ठीक है। लीवर, तो लीवर हम देखते हैं हमारे शरीर के दाहिने भाग में स्थित होता है, इस प्रकार से ये लीवर होता है, हम देखते हैं ये दाएं भाग में। अब कई बार हम रट के जाते हैं लीवर, अब पूछ ले कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, तो हम देखते हैं दाएं भाग में स्थित होता है लीवर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो भी लीवर, इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, अग्नाशय का वजन महज 100 ग्राम होता है। प्लीहा, तो प्लीहा तो हम देखते हैं अग्नाशय के ही नीचे, है ना, हम देखते हैं कि रचना पाई जाती है लगभग 100 ग्राम की, तो हम देखते हैं प्लीहा कहते हैं। यदि आ जाए कि ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, तो प्लीहा को, इसी को अंग्रेजी में स्प्लीन बोल देते हैं, तिल्ली बोल देते हैं। श्वेत रक्त कण कहाँ है, तो ब्लड का ही पार्ट है, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, और ये हम देखते हैं कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थायरोक्सिन। कभी कभी कह नहीं देते कि थायराइड बढ़ रहा है, तो थायराइड से बढ़ने से हम देखते हैं BP बढ़ने लगता है, और हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि शरीर का भार भी बढ़ने लगता है, ठीक है, तो रक्तदाब बढ़ता है। तो इस प्रकार से अब देखना क्वेश्चन यहाँ कैसा आया हुआ है, ये RBC, ठीक है, और B WBC, और C लीवर, और D किडनी। अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है RBC यानी लाल रक्त कण कहाँ है, श्वेत रक्त कण कहाँ है, यकृत और वृक्क। निम्नलिखित में से किस अंग से लाइसोसोम असंबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RBC। इसीलिए हमने ये पार्ट लिखवाए हैं, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था कि लाइसोसोम का संबंध किस अंग से नहीं है, और यही 4 ऑप्शन थे, तो हम देखते हैं RBC से नहीं है, जबकि WBC से है ना, WBC यही लिखा है ना, इतने में पाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं में, इनमें, लेकिन RBC में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ देखिए लाइसोसोम जो होता है तो ये गोलाकार संरचना है, और हम देखते हैं इसका आकार क्या होता है, कोशिका के जो अंदर जो बाहर से पदार्थ आते हैं तो हम देखते हैं कि उनको क्या कर लेता है, पचित कर लेता है, भक्षण करता है। और हम देखते हैं इस कार्य के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब ये दूसरे पदार्थों का पाचन करता है तो इसके अंदर से एक तरल पदार्थ निकलता है, फ्लूइड निकलता है। और जब ये पूरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है तो हम देखते हैं दूसरों को भक्षण करते करते कभी स्वयं भी नष्ट होने लगता है। स्वयं कब नष्ट हो जाता है, जब इसके अंदर का सारा फ्लूइड खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आ जाता है कोशिका की सुसाइड बैग, या हम देखते हैं आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। एक हरी झिल्ली वाला कोशिकांग। अब यदि आ जाए प्लांट सेल से संबंधित है, एनिमल सेल से, तो केवल और केवल एनिमल। और एनिमल सेल में हम देखते हैं यहाँ पे इतने पार्टों में पाया जाता है। खोजकर्ता कौन है, तो डी डुबे। अगला लिख लें गोल्गी बॉडी। लिख लिए थे, गोल्गी बॉडी को नहीं लिखा, अभी नहीं लिखा है ना, तब लिख लें गोल्गी बॉडी। इसी को गोल्गी काय बोल देते हैं या गोल्गी काय, है ना। बॉडी मीन्स होता है शरीर, या उसी को काया बोल देते हैं, तो इसीलिए बोल देते हैं गोल्गी काय, ठीक है, गोल्गी काय। अब काय से मतलब किससे, बॉडी से, यानी काया से है, गोल्गी काय। अब ये भी देखिए, ये कोशिका के अंदर जो होती हैं इनकी ये मुड़ी हुई, ये छड़नुमा रोड लाइक संरचना होती हैं। इस प्रकार से मुड़ी हुई छड़नुमा रचना होती है। इनका कार्य क्या होता है, तो इनका जो कार्य होता है कि कोशिका के बाहर जो पदार्थ जाते हैं तो उनको बाहर निकलवाने का कार्य करती है। तो हम देखते हैं
कोशिका के यातायात प्रबंधक का कार्य करती है। जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि हम देखते हैं कि जिसको जिस सर्कल में जाना है उसी में हम देखते हैं क्रॉस करवाती है रोड को, तो हम देखते हैं इसी प्रकार कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन में सहायता कौन करता है, गोल्गी का है। तो कभी कभी आ जाता है कोशिका का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, या ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, या यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो गोल्गी का को, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है यही इसका काम होता है कोशिका के अंदर। तो लिख लें गोल्गी का है। तो लिख लीजिए इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। ठीक है, लिख लें। यह मुड़ी हुई छड़नुमा संरचना है। यह मुड़ी हुई छड़नुमा संरचना है। मुड़ी हुई छड़नुमा रचना है, यह संरचना है। इसका मुख्य कार्य, ठीक है, इसका मुख्य कार्य कोशिका से बाहर स्रावित पदार्थों को, कोशिका से बाहर स्रावित पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। गंतव्य से मतलब होता है उचित या जहां पर जो जाना चाहता है। स्रावित पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। इसीलिए गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, अल्पविराम करके लिख लें, पुलिसमैन, ठीक है, पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस आदि नामों से जाना जाता है। पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी हो गई। तो खोजकर्ता भी इसी के नाम पे हैं, गोल्गी हैं। और जब भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया है ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है ना, हो सकता है अगली बार पूछ ले पुलिसमैन किसे कहा जाता है, यातायात प्रबंधक। अब एक और हमें लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को संक्षेप में बोल सकते हैं ER, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक यानी अंतःप्रद्रव्य, रेटिकुलम यानी जालिका, इसी को संक्षेप में बोल देते हैं ER, अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए इसकी भी बात करते हैं तो ये भी प्लांट सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है। अब ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, है ना। इसकी बात करते हैं तो एक होती है स्मूथ वाल्ड ER, यानी S से स्मूथ, W से वाल्ड और E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम, यानी चिकनी भित्ति वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक होती है रफ वाल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R से रफ यानी खुरदरा और वाल्ड से भित्ति यानी खुरदुरी भित्ति वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो कई बार पूछ लेते कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। अब देखना इसकी भित्ति चिकनी जो होती है किसके कारण होती है, तो हम देखते हैं लिपिड का सिक्रेशन करती है। लिपिड क्या होते हैं, चिकने होते हैं, चिकना युक्त पदार्थ, तो हम देखते हैं इसी कारण ये चिकनी होती है। कौन सी भित्ति है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, तो हम देखते हैं RWER, क्योंकि हम देखते हैं किसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो RWER। और राइबोसोम क्या है, खुरदुरे पदार्थ, और हम देखते हैं कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका की। तो जब भी यदि क्वेश्चन आ जाता है
कि कौन सी भित्ति है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, तो RWER। या किसकी सरफेस पर, सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो RWER। किसकी सतह पर हम देखते हैं लिपिड का सिक्रेशन होता है, तो SWER, है ना। ये किसमें, तो प्लांट और एनिमल दोनों में। किसकी बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो लिख लें, इसकी खोज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज पोर्टर, ठीक है, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो खोजकर्ता पोर्टर हो जाएंगे। लिख लीजिए, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के, एनिमल सेल की बात करें और प्लांट सेल की बात करें, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म, इसी को साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। जंतु एवं पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म नलिकाओं का, अत्यंत सूक्ष्म नलिकाओं का घना जाल होता है, घना जाल होता है। इस प्रकार से ये ट्यूबुल्स होती हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं घना जाल बना देती हैं। घना जाल होता है जिसे ER कहते हैं, जिसे ER कहते हैं, यह है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपो आ जाए या लाइपो, एक ही चीज है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए, आप इतने मेन पार्ट ऑफ सेल लिख चुके हैं, आपने पढ़ा होगा एक जगह और कि लिपोप्रोटीन की कौन सी झिल्ली बनी होती है, पढ़ा है ना। सेल वॉल बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, या हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, है ना। और जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है ना। तो लिख लें, ER निम्न दो प्रकार की होती है। ER निम्न दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये पहले दोनों लिख लें, SWER, या इसी को हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हो चिकनी भित्ति वाली अंतः प्रद्रव्य जाल का, ठीक है, चिकनी भित्ति वाली अंतः प्रद्रव्य जाल का, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं खुरदुरी, रफ मीन्स होता है खुरदुरा, तो खुरदुरी भित्ति वाली, है ना, अब अंतःप्रद्रव्य जाल का। एक बार लिख लें, फिर दूसरी बार जब हेडिंग डालें तो केवल SWER को लिख लेना, ठीक है। तो ER कितने प्रकार की, चिकनी भित्ति वाली अंतःप्रद्रव्य जाल का और खुरदुरी भित्ति वाली अंतःप्रद्रव्य जाल का। खोजकर्ता कौन है, तो पोर्टर है ना। तो पहली हेडिंग डाल लें SWER, अब केवल SWER लिख लें, हमें पता है ही चिकनी भित्ति वाली अंतःप्रद्रव्य जाल का, ठीक है। तो SWER, तो इसमें लिख लें इसकी सतह चिकनी होती है, चिकनी होती है क्योंकि यह लिपिड के स्रावण का कार्य करती है। स्रावण मीन्स सिक्रेशन, निकलना, ठीक है। इसकी भित्ति चिकनी होती है क्योंकि यह लिपिड के सिक्रेशन का या स्रावण का कार्य करती है। तो जहां भी स्रावण शब्द लिखा हो तो यानी निकलने से है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि SWER की सतह पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो लिपिड,
या किसके कारण चिकनी होती है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट डाल लें, RWER। RWER तो इसमें लिख लें इसकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखिए इससे आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे। सरल क्वेश्चन आएगा, खोजकर्ता तो पोर्टर हैं, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अब किसकी सतह पर हम देखते हैं लिपिड पाया जाता है, तो SWER। किसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो कभी कभी भूलते हैं, तो R से राइबोसोम और R से RWER। अब इसका कौन सी जो सतह होती है प्रोटीन का संश्लेषण करती है, तो राइबोसोम वाली है ना, क्योंकि जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। देखो अब देखिए हमने कोशिकांगों को पढ़ लिया, बनने लगेंगे सभी से, जितने भी पार्ट ऑफ सेल हैं हमने पढ़ लिया। अब इसी से पार्ट ऑफ सेल से ये एक शब्द आता है, कल हमने इसको समझा था इसको प्रोटोप्लाज्म, पढ़ा था ना हमने इसको, प्रोटोप्लाज्म। एक बार और देख लें, या इसी को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। अंग्रेजी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी में ही पूछा जाता प्रोटोप्लाज्म, है ना। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तो एक होता है साइटोप्लाज्म, पहले देख लें, और इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोश का द्रव्य, है ना। हम कोश का द्रव्य को याद बिल्कुल ना करें, साइटोप्लाज्म बस को कर लें क्योंकि लिखा हुआ ही मिलेगा, साइटोप्लाज्म यानी कोश का द्रव्य। और एक क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो किससे मिलकर बना होता है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने कल देखा था डायग्राम के माध्यम से कि ये कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, या इसी को क्या कहेंगे, केंद्रक। अब देखना कोशिका में केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को, या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को बोलते हैं, तो इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है, मैटर भरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और हम गलती करते हैं। अब देखिए कोशिका के अंदर केंद्रक है, गोलाकार संरचना, राउंडेड, और हम देखते हैं केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस कहते हैं तो न्यूक्लियस से बना हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के बाहर या न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ को साइटोप्लाज्म, या इसी को कोश का द्रव्य। अब क्वेश्चन आपका क्या आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोशिका में न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं, और ऑप्शन ए दे देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में भी ऐसा लिखा दिए देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, और ऑप्शन बी दे देंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है, और सी दे देंगे प्रोटोप्लाज्म, और डी दे देंगे ऑल ऑफ दीज, या सभी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोशिका में न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या होगा ऑप्शन, तो हमें ये देखना न्यूक्लियस के चारों ओर की बात हो रही है यानी साइटोप्लाज्म। और हम गलती क्या करते हैं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मिला देते हैं और कह देते हैं अरे इतना सारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और हम ये नहीं देखते हैं, ये देख रहे हैं ना, जब अंदर की बात होगी तो अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जब बाहर या चारों ओर की बात होगी तो साइटोप्लाज्म, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म।
कोशिका में जीवन किसकी वजह से होता है? कोशिका में पाए जाने वाले जीवित पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन यही है, तो फिर आएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। कोशिका में हम देखते हैं एक्साइटमेंट जो होती है, उत्तेजनशीलता होती है, जीवन किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोप्लाज्म। और हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म में किन दोनों का योग है? तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो इसको हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। कोशिका में जीवन का आधार होता है, या कोशिका में पाए जाने वाला जीवित पदार्थ है, यही ऑप्शन आएंगे तो प्रोटोप्लाज्म। कोशिका में न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ को साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को बस ये देखना है, जब अंदर की बात होगी जब न्यूक्लियोप्लाज्म, जब चारों ओर की बात होगी या बाहर की बात होगी तो साइटोप्लाज्म। तो लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें लिख लें जीवों की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित, जीवों की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित जीवित पदार्थ को, जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आप अंग्रेजी याद करो, हिंदी पढ़ो या ना पढ़ो इसकी, क्योंकि अंग्रेजी में ही पूछते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म आपको लिखा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। जीवों की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज डुजार्डिन, ठीक है, डुजार्डिन ने की थी। इसकी खोज डुजार्डिन ने की थी। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने, ठीक है। तथा इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। तथा इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। नामकरण पुरकिंजे ने किया था। अब देखिए हमारी 2 लाइनों में 3 क्वेश्चन बन गए। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जीवित पदार्थ। अब कई किताबों में आप देखोगे कि लिखा होगा कि खोजकर्ता पुरकिंजे हैं। तो कई बार विज्ञान में क्या होता है कि एक ही विषय वस्तु होती है, लेकिन खोज कोई करता है, नाम कोई देता है। तो हम देखते हैं जब भी खोजकर्ता की बात होगी तो डुजार्डिन, और नामकरण की बात होगी, नाम किसने दिया? पुरकिंजे, ठीक है। जब किसी विषय वस्तु को हम देखते हैं कि जो विस्तृत योगदान होता है तो उसको खोजकर्ता के रूप में रखते हैं, और जब हम देखते हैं कि केवल नाम की बात होगी तो नामकरण। तो नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने, लेकिन खोज किसने की? डुजार्डिन ने। अच्छा बताइए, जब भी हम ऐसा बोलते जन्म देने वाला बड़ा होता है कि नामकरण करने वाला? जन्म देने वाला। तो जो जन्म देता है या खोज करता है तो हम देखते हैं उसको बड़ा माना जाता है, इसीलिए उसको फादर बोल देते हैं, पिता। जैसे आ जाए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने। लेकिन जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क ने। लेकिन यदि आ जाए कि जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, या फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ साइंस, तो अरस्तु। क्योंकि अरस्तु क्या है? जन्मदाता हैं, जनक हैं, क्योंकि उनका विस्तृत योगदान होता है। तो लिख लें इसमें जीव द्रव्य रंगहीन तरल पदार्थ है। इसका यानी कोई रंग नहीं होता है ना, रंगहीन तरल पदार्थ है। यह वृद्धि एवं प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्धि एवं प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन। अब देखिए एक शब्द आया प्रजनन। तो प्रजनन क्या है? जितने भी जीवधारी होते हैं जिनमें अपने समान संतानों को जन्म देने की क्षमता होती है उसे बोलते हैं प्रजनन। तो वह क्षमता जिसके कारण प्रत्येक जीव अपने समान संततियों को जन्म देता है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है, तो उसे बोलते हैं प्रजनन, ठीक है। लिख लीजिए जीव द्रव्य, या इसको प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक ही चीज़ है, चाहे जीव द्रव्य लिखें। प्रोटोप्लाज्म निम्न 2 भागों में बटा होता है। निम्न 2 भागों में बटा होता है, ठीक है।
तो लिख लें ये, पहला कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे कोशिका द्रव्य, अंग्रेजी में लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, पहला साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। CYTOPLASM, ये लिखा NUCLEOPLASM। ठीक है। अब किसे कहेंगे, जब भी साइटोप्लाज्म की बात होगी तो क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात होगी तो न्यूक्लियस के अंदर। तो लिखना एक लाइन में, कोशिका में केंद्रक या न्यूक्लियस जो भी लिखना चाहें, कोशिका में केंद्रक के चारों ओर, कोशिका में केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका में केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। बस केंद्रक के चारों ओर की बात हो रही है, बाहर। ठीक है, अगली लाइन में लिख लें, कोशिका में केंद्रक के अंदर, कोशिका में केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। लिख गया सभी का? तो इसको देख लेना है, एक हेडिंग और बना लें, प्रोटोप्लाज्म का संगठन। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म का संगठन। जब भी संगठन लिखा है यानी अवयवी तत्व, या इसी को अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, संगठन मीन्स होता है अवयवी तत्व जिससे मिलकर बना होता है। जिसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ऑक्सीजन, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें 76% है ना, कितने परसेंट, 76। कार्बन तो इसमें 11, हाइड्रोजन तो हम देखते हैं 10, नाइट्रोजन तो हम देखते हैं 3%। तो प्रोटोप्लाज्म का संगठन हो गया। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन का परसेंट क्या है, कार्बन का परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ए वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया आज, है ना। हमने कोशिका को अच्छी तरह से पढ़ लिया, किसी के मन में जो भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में कल से पढ़ेंगे हम वर्गीकरण को, है ना। जो भी देर से आए हैं या पिछली क्लास से नहीं ली हैं, तो अभी अपना एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, केवल कोशिका, है ना। तो कोशिका को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में कल से नया चैप्टर ही है ना, वर्गीकरण, है ना। तो वर्गीकरण के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और लिखना शुरू करेंगे, है ना। इसको बढ़िया पढ़ के आना है, 2-3 मिनट पूछेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेना इसको। तो देखते हैं फिर अगली क्लास में। बढ़िया इसको पढ़िए, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं।